आज हमने केयर टेकर सेटअप के बारे में क्लास में भी पढ़ा है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि केयर टेकर सेटअप है जो, ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में है या बाद में अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया? 1973 के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में केयरटेकर सेटअप के बारे में कोई बात नहीं मेंशन थी, और 1985 के अंदर रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर जो ज़ियाउल हक लेकर आया था, उसके तहत केयरटेकर गवर्नमेंट के बारे में पहली बार बात हुई। और उसका मकसद ये था कि एक ऐसा न्यूट्रल सेटअप हो जो अपनी निगरानी के अंदर इलेक्शन इम्पार्शियलिटी के साथ करवा सके। अब जब 85 में ये आया, उस वक्त इसमें इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं थी, ख़ास तौर पे इस रेफरेंस से 18th अमेंडमेंट और 20th अमेंडमेंट बहुत अहम है। 18th अमेंडमेंट ने ये कहा कि केयर टेकर गवर्नमेंट में जितने भी लोग इन्वॉल्व होंगे उनके ख़ानदान वाले इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे ताकि इम्पार्शियलिटी बरकरार रहे। 20th अमेंडमेंट ने ये कहा कि अगर सिटिंग गवर्नमेंट और अपोजिशन का अग्रीमेंट नहीं होता केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, तो ये फैसला फिर पार्लियामेंट्री कमेटी के पास चला जाएगा, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर इलेक्शन कमीशन ये फैसला करेगा। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो है वो तब्दील होती रही। अच्छा, एक और बात मैंने आपसे ये पूछी थी, आपको क्या ये भी पता है कि इलेक्शन एक्ट 2017 ने कुछ मजीद तब्दीलियाँ की थी, वो क्या थी? मैम, उसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी यही है कि वो न्यूट्रल रहेंगे। हाँ। और ऐसा माहौल बनाएंगे इलेक्शन के लिए जिसमें इलेक्शन करवाए जा सके। हर पार्टी को इक्वल उसमें वो दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर आप आगे, मेरा भी आपसे एक क्वेश्चन है। हाँ जी। आजकल के जो हालात चल रहे हैं, हाँ, न्यूट्रल रहने की हमने बात की है 2017 के एक्ट के थ्रू, तो आपको लगता है कि ये आजकल जो केयर टेकर सेटअप है न्यूट्रल? अच्छा, आजकल आप जो बात कर रहे हैं उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि ख्वाजा आसिफ का एक केस हुआ था 2013 के अंदर, ख्वाजा आसिफ वर्सेस फेडरेशन केस था, और वो सिर्फ आप बताएंगे कि वो केस किस बारे में था? जी मैम, 2013 में जब केयरटेकर गवर्नमेंट खत्म हुई थी, नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, तो ख्वाजा आसिफ एक केस लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट है इसके टेन्योर में कुछ तबादले किए गए हैं, कुछ पोस्टिंग और ट्रांसफर्स की गई हैं, बिल्कुल, जिसकी कुछ आईनी बेसिस नहीं बनता, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ। ठीक है। तो उस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनके साथ एग्री किया था, वो जितने भी तबादले थे उनको कहा था करार देके उनको रिवर्स करवा दिया जाए। और अच्छा, इससे मैं आपको एक और बात बता दूं, चूंकि 2013 के अंदर ये एक प्रेसिडेंट सेट हो गया था कि कौन सी पावर्स केयरटेकर के पास नहीं होनी चाहिए, तो फिर जो हमने बाद में देखा 2017 का इलेक्शन एक्ट आया, और सबसे रिसेंटली जो चीज़ आई है वो तकरीबन 54 अमेंडमेंट्स 2023 के अंदर पास करवाई है। PMLN की गवर्नमेंट थी, आपको पता है कि PDM की गवर्नमेंट ने, तो उसके अंदर एक केयरटेकर के हवाले से उसको एडिशनल पावर्स देने का भी था। अब ये वो फेज़ है कि जिसके अंदर अब केयरटेकर को ये इजाज़त मिल गई है कि वो फाइनेंशियल बिल्स और वो जो अग्रीमेंट्स हैं फाइनेंस को ख़ास तौर पर देखते हुए वो कर सकते हैं। इसीलिए हमने देखा है कि जो करंट हमारी केयरटेकर गवर्नमेंट है वो अपने फ्रेम से बियॉन्ड जाके काम कर रही है, जो उनका नहीं बनता। तो ये बड़ी अहम बात है। उसमें उसको देखते हुए पहले मुझे आप ये भी बताएं कि आपकी भी बड़ी नज़र है इस हम जब गुफ्तगू करते हैं, मुझे ये बताएं कि केयरटेकर गवर्नमेंट जितने अरसे के लिए आई थी, क्या उतने अरसे तक पाकिस्तान में अब तक है? नहीं, ज्यादा हो गए हैं। पंजाब की गवर्नमेंट देख लें, KP की भी देख लें, ज्यादा अरसा हो गया। मेरे ख्याल में तो फेडरल का मेरे कंफर्म नहीं है, चाहे 90 डेज से वो भी चली गई है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो फिर ये सारी तो गवर्नमेंट्स डिफंक्ट गवर्नमेंट्स हो गई, मतलब दे आर नॉट लीगली, दे शुड नॉट बी है, इलीगल हो गई। एनीवे, ये सारी केयरटेकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन का पैराडाइम है वो तो सारा ये कहता है, और आप ये भी देखें कि अगर एक चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन के आप छोड़ते हैं तो फिर बाकी लोग उसकी प्ली लेके और भी बहुत सारी वायलेशंस करना चाहते हैं। तो ये हमें वायलेशंस के हिसाब से, एक वायलेशन लीड्स टू अनदर वायलेशन, दैट इज हाउ इट वर्क। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।